नमस्कार मेरे सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। और लगभग एक महीना एक महीना हो चुका है ये क्लास शुरू होने से, और आप सबों के प्यार ने इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाया। आपके स्नेह ने, आपके दुलार ने हम लोगों के अंदर भी शक्ति का संचार किया। इसके लिए मैं आप सभी शिक्षकों का और अपने बंधुओं का दिल से धन्यवाद कहता हूं। तो आज बिना देर किए हुए मैं चाहूँगा, क्योंकि समय कम है, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से चैप्टर स्टार्ट किया जाए, है ना। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, आज यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट होने वाला है ना। आज क्या होने वाला है? स्टार्ट यूनिट 5 स्टार्ट होने वाला है, जिसका टॉपिक है समानता का अर्थ। तो आप जब यूनिट 5 को निकालेंगे तो यूनिट 5 में आपको, यूनिट 5 के अंदर में आपको जो है 5 चैप्टर्स मिलेंगे। तो उसमें पहला वाला जो है हम उसको डील करने जा रहे हैं कि समानता का अर्थ क्या होता है, समानता और समता क्या होता है, ये हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समानता का अर्थ सीखेंगे, और समानता और समता क्या है, ये दोनों वर्ड किस प्रकार से अलग हैं वो हम आपको बताएंगे। और संवैधानिक प्रावधान, क्षमा चाहेंगे ब हो गया, इसको हम ठीक करवा लेंगे बाद में। संवैधानिक प्रावधान जो है, संवैधानिक प्रावधान की भी चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर में संभवतः 1-2 क्लास लग सकता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। और याद रखिएगा कि पिछले एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चंस अनुच्छेद से पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद से प्रश्न आएंगे तो समानता के अर्थ वाले चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न होंगे अनुच्छेद वाले में से। तो चलिए देखते हैं शिक्षक बंधु, बिना देरी के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप जो लोग जुड़े नहीं हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए सेशन को आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हम जो है इस क्लास को, है ना, प्रॉपरली ले सकें। चलिए देखते हैं। हाँ सर, ये नहीं खुला है PDF, जरा सा 1 मिनट चाहेंगे, समय चाहेंगे। समानता और समता, इन दोनों की बात हम लोग करेंगे। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि समानता क्या होता है, और फिर हम चर्चा करेंगे समता क्या होता है, और आगे उसको हम तस्वीरों के माध्यम से भी समझाएंगे कि समानता और समता में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए समानता शब्द का जो अर्थ होता है ना, समानता शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संतुलन, बैलेंस। और समरूपता, मतलब समरूपता या एक रूपता जो कह लीजिए, या सभी तरह से समान। जबकि समता का अर्थ जो है वो औचित्य का सिद्धांत है। औचित्य शब्द किससे बना? जी सर, हाँ एफ ड्राइव में, हाँ, इसको पढ़ा लेते हैं पहले। इसमें है ना, एफ ड्राइव से इंपोर्ट कर लेंगे। एफ ड्राइव में कहाँ पर? ऊपर में ही, एफ ड्राइव में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो समानता शब्द का अर्थ जो है बंधु, वो होता है संतुलन, समरूपता और एकरूपता है, या सभी तरह से समान। जबकि समता का अर्थ औचित्य का सिद्धांत है। ठीक है, तो शिक्षा में समानता का अर्थ है कि विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। आज थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि अरेंज करने में थोड़ा समय लग गया, है ना। टेक्निकल टीम से कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो समानता और समता के लिए हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप जो है उन तस्वीरों के जरिए अच्छे से समझ पाएं कि समानता क्या है और समता क्या है ना।
कि ये बालक है, ये बालिका है और ये व्यक्ति है जो विकलांग है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन तीनों का जो टेबल है उसकी ऊंचाई भी सेम है। उन तीनों को देखना भी जो है उस साइड है। ठीक है, देखना उन तीनों को उस साइड है। ये बच्चा उधर देख पा रहा है ना, खेलते हुए इन बच्चों को आप देख पा रहे हैं। ये दो बच्चे हैं, ये कुछ खेल खेल रहे हैं। इनमें से ये जो है ये देखने में सक्षम है, ये भी थोड़ा बहुत उचक करके देख लेती है, लेकिन ये विकलांग बच्चा जो है ये तो बिल्कुल ही जो है वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, और दूसरी तस्वीर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये बालक की ऊंचाई तो है, ठीक है, और ये बालिका को क्या किया गया है, ये जो देख रहे हैं ये जो बेंच या डेस्क जिसको कह लीजिए है ना, टेबल जो है ये डबल टेबल लगा दिया गया है इसको, है ना, और ये बहुत अच्छे से जो है देख पा रही है। और ये तीसरे तस्वीर में आपने देखा कि ये जो तस्वीर है ये वाली तस्वीर और इसमें फ़र्क देखिए। इस विकलांग व्यक्ति के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है और वो विकलांग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पा रहा है, तो देख पा रहा है। अब हम आप शिक्षक बंधुओं पर छोड़ते हैं कि इन दोनों में से हम अभी नहीं बताएंगे, हम बता देंगे कि इन दोनों में से कौन समता का उदाहरण है और कौन समानता का उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसमें आपको डिसाइड करना है। इसमें देखिए इस विकलांग व्यक्ति के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है ना, सीढ़ियों की व्यवस्था। तो ये आप डिसाइड करके बताएंगे कि समानता कौन है और समता कौन है। चलिए इस तस्वीर को हम समझा दिए और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको और हम इसकी जानकारी दे दें, समानता बनाम समता, ताकि आप इस फिगर को जो है ना बहुत अच्छे से समझ सकें। अब बोलिएगा कि एक ही चीज़ को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं इस चीज़ को इसलिए समझना है क्योंकि अच्छे जो है लोग वो समानता और समता की बात को समझ नहीं पाते। आपने समता पार्टी का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या उसका अर्थ जानने की कोशिश की है कि समता क्या होता है। तो एक परिभाषा तो हम आपको दे चुके हैं, दूसरी परिभाषा जो है वो हम आपके समक्ष देना चाहते हैं, ताकि आप ये फिगर तो हम आपसे पूछेंगे, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा समानता का उदाहरण है, कौन सा समता का उदाहरण है। ठीक है, तो समानता बनाम समता। अब देखिए समानता तब है, ध्यान दीजिएगा, समानता तब है जब सभी को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच दी जाए। देखिए कितना सुंदर वर्ड है कि समानता कम है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का लड़ाई है ये, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का। बस बंधु इसी में समय लेंगे फिर फटाफट निकल जाएगा। इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी की बात करेंगे कि समानता तब है जब सभी को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच दी जाए, है ना। और दूसरी ओर इक्विटी, जिसको समता कहते हैं, इक्विटी किसी भी चुनौती या नुकसान के लिए जिम्मेदार है जो कुछ लोगों या समूहों को समान लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुभव होता है। और याद रखिएगा कि सबसे न्याय संगत दृष्टिकोण में नुकसान का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना और इस तरह यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन्हें किसी भी अवसर तक उचित पहुंच मिले। यहीं पर DEI काम आता है, इक्वालिटी काम आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं। अब आप इस परिभाषा के आधार पर और पूर्व की दी गई परिभाषा के आधार पर हमें बताएं, ठीक है, हमें बताएं कि कौन सा समानता का उदाहरण है, कौन सा समता का उदाहरण है। ठीक है, चलिए भाई परमानेंट टैटू बनवाया था मम्मी के नाम का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, नमस्ते सर, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजेश तिवारी जी, मनोज कुमार ओझा जी, ईशान आनंद जी, विवेक कुमार, संजय कुमार राय, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबों का। चलिए आगे देखते हैं सर। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आगे जो है हम बढ़ते हैं।
चलिए, तो समानता का अर्थ हम लोगों ने सीख लिया है ना। तो समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान की जब बात करेंगे, है ना, तो हम लोग को याद रखना होगा शिक्षक बंधुओं कि भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया? 1950 में अंगीकृत किया गया, जो व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में क्या करता है? समान अवसर प्रदान करता है तथा राज्य को किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की सुनिश्चितता को निर्देशित करता है। राज्य जो है वो लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास करेगा, है ना। राज्य इसके लिए भारत के संविधान में विद्यमान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिबिंबित प्रावधानों के अनुसार जन कल्याण के लिए विधियों का निर्माण करेगा, है ना। ये है आपका क्या? तो ये है आपका समानता का अर्थ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं बंधु, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। इनमें कौन सी चीजें आती हैं ये हम लोग को देखना पड़ेगा। मतलब ओह, आज बड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। सर सर इसको जरा हटाइए ना। कैसे हटाएंगे इसको? इसको 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 ये वाला डिलीट कर दें। कहाँ है ये डिलीट? टच करेंगे ऐसे? अच्छा ये ठीक है, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे ना। देखिए अब इसमें क्या क्या आता है हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ की बात करेंगे हम लोग? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करेंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, है ना। शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक अधिकार है उसके अंदर कौन से चीज आएंगे उसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अनुच्छेद का भरमार है, उस अनुच्छेद को याद रखना है, क्योंकि यहां से उठा करके आपको एक दो अनुच्छेद निश्चित रूप से देगा बंधु। तो यहां ध्यान रखना हम लोगों को कि नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करना। इसमें क्या है? संवैधानिक, हम इसको लिख देते हैं संवैधानिक अधिकार, है ना। शिक्षा के संवैधानिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा के संवैधानिक अधिकार। इसमें क्या होगा देखिए, तो नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करना और संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है जिनके नाम हैं। क्या है? तो अनुच्छेद 21 स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपका एराइज होगा। कैसे क्वेश्चन एराइज होगा? क्वेश्चन एराइज होगा कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। पहला ऑप्शन रहेगा यह वर्णित है अनुच्छेद 21A में। दूसरा ऑप्शन रहेगा यह वर्णित है अनुच्छेद 30 में। तीसरा ऑप्शन रहेगा यह वर्णित है अनुच्छेद 22 में। चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जो इस तरह से 1 बाय 1 नहीं पढ़े रहेंगे, लाइन बाय लाइन, जो केवल भरोसे पर हैं ऑब्जेक्टिव के, तो उनका निश्चित रूप से मतलब दिक्कत होना ही होना है। पहले थियरी और थियरी के आधार पर ऑब्जेक्टिव करिएगा, जैसे कि हम कल ऑब्जेक्टिव कराए थे, तो वो आपका बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। चलिए बंधुओं, तो अब जो है, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन इसमें उठ सकता है, ठीक है, क्या कि ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 21 को अब किस और नाम से जाना जाता है। अब 4 ऑप्शन इसमें और दे देगा। पता है अनुच्छेद 21 को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
यानी RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। RTE के नाम से अनुच्छेद 21 को जाना जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 या RTE क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, ये भी पूछ सकता है कि RTE के अनुसार, है ना, बालकों के लिए ऑप्शन दे देगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य, 2 से 10 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य, मतलब मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, है ना। तो इस तरह से दे देगा आपको उलझाने के लिए, लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाते हैं अगर इस तरह लाइन बाय लाइन चलेगा तो निश्चित रूप से आपका कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से होगा। समय है बंधु, हम आपका सिलेबस यूनिट 12 तक का हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 20 मई तक खत्म करेंगे और 20 मई से 15 जून 14 जून तक जो है केवल ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। और जो वादा किए हैं उस वादे को निभाएंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की बात जहां तक करते हैं तो अल्पसंख्यक मतलब कौन, यहां पर अल्पसंख्यक कौन है, हम हिंदू जाति जो है वो बहुसंख्यक के रूप में है, तो निश्चित रूप से हिंदू के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में चले गए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, देखिए अभी अनुच्छेद 21 से हम लोग निकले 21A से, है ना, तो अनुच्छेद 21A से निकले ठीक है, और अब अनुच्छेद 30 में चले गए, बोले ना इसमें पूरा अनुच्छेद का ही गेम है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समूहों को, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समूहों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन के लिए कुछ निश्चित सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों से संबंध रखता है। कौन सा, अनुच्छेद 30। जैसे ही 30 आए तो ध्यान में रखिएगा कि बात हो रही है अल्पसंख्यकों की, जैसे ही 21 आए तो ध्यान रखिएगा बात हो रही है राइट टू एजुकेशन की, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की जब बात होगी तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्था के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, मदरसा वगैरह जो आप देखते होंगे, दारुल उलूम देखते होंगे, मदरसा देखते होंगे, एवं प्रशासन का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 30 कहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि धर्म या भाषा पर आधारित तथा प्रतिबंधित अल्पसंख्यक संस्था को अनुदान देने में सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट था भाषा संरक्षण की, है ना। 2 पॉइंट हमने देख लिया, इसके लिए 2 पॉइंट देखे ना, कि धर्म या भाषा पर आधारित तथा प्रतिबंधित अल्पसंख्यक संस्था को अनुदान देने में, आप देखते होंगे अनुदानित कॉलेज भी होते हैं, अनुदानित स्कूल भी होता है, तो वही बात हो रही है कि धर्म या भाषा के आधार पर जो है ना, अनुदान देने में सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब सरकार को भेदभाव नहीं करना है इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक है या वो फलां धर्म का या चलना धर्म का है, ठीक है। फिर है भाषा संरक्षण की बात की गई है, ये सब किसके अंतर्गत चल रहा है, ये सब शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत चल रहा है। और ये यूनिट 5 का जो पहला पॉइंट है वहाँ चल रहा है, ठीक है। अभी 3-4 पॉइंट को उसमें डील करना है, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे, चबा के खाइएगा तो डाइजेस्ट भी होगा, हड़बड़ा के निकल जाएंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भाषा संरक्षण की बात करता है ये। अनुच्छेद 29A के मुताबिक भारत या इसके किसी भी भाग में रह रहे नागरिकों को किसी समूह को अपनी निश्चित भाषा, लिपि तथा संस्कृति है तो उन्हें उसके संरक्षण का अधिकार है। असमिया भाषा है, उसको अपनी संस्कृति और उनको अपने भाषा को संरक्षित करने का अधिकार है ना। डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर की, उसको अपनी भाषा, उसको अपनी संस्कृति, उसको अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है ना। इसमें केवल अधिकार की बात की गई। फिर देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 350 भी क्या कहता है, कौन कौन सा देखे, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 30,
अनुच्छेद 350 ये क्या कहता है कि भाषायिक अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल के लिए भाषायिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मतलब उनके भाषाओं पर, उनके संस्कृति पर, उनके लिपि पर आप मतलब कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं, है ना। उसके उन चीज़ों को आप उनके हाथ से छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षक बंधु, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, है ना। कमजोर वर्गों के लिए जब शिक्षा की बात करेंगे, है ना, तो अनुच्छेद 15, 17, 46 यही चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि अनुच्छेद 15, 17 तथा 46 भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। यह नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 46 यह स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, याद रखिएगा अनुच्छेद 30 जब होगा तो अल्पसंख्यक और अनुच्छेद 46 जब होगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, के लिए आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वो रेस्पॉन्सिबल है इनके लिए, है ना। किसके लिए? तो आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए, है ना, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए, है ना। ये फिर चलिए आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात जहां तक होगी, है ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? धर्म, जहां धर्म को जो है मतलब धर्म के आधार पर जो वो नहीं किया जाए, धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। सभी धर्मों को बराबर समानता मतलब बराबर अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। धर्म के आधार पर आप राष्ट्र को बांट नहीं सकते हैं। तो संविधान में धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ना। देख रहे हैं ना कि भाषा आधारित अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को, देखिए हमारे जिला में भी जो है क्राइस्ट चर्च है, कौन चलाता है उसको? मिशनरी चलाता है, क्रिश्चियन मिशनरी चलाता है। एक हमारे बगल में मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल है ना, कौन चलाता है उसको? तो अल्पसंख्यक आयोग चला रहा है इसको, मुस्लिम लोग और उसको क्रिश्चियन लोग, है ना। तो ये चीज़ है। और अनुच्छेद 25(1) सभी नागरिकों को उनके अंतःकरण की शुद्धता का अधिकार तथा धार्मिक आस्था, अभ्यास और धर्म को बढ़ावा देने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। हम इसको छोटा करने का बहुत प्रयास किए बंधु, लेकिन इसका एक भी लाइन हमको जो है ना मतलब ऐसा नहीं लगा कि हटा देंगे। जिसको हटाते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ चला जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है ना, लेकिन इसको झेलना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको जाना है उच्चतम पोस्ट पर और ये आपके लिए कहिए तो एक तरह से आगे बढ़ने का, अपग्रेड होने का आखिरी मौका, कम उम्र में अपग्रेड हो सकते हैं। बाकी सरकार क्या करेगी, 50% आरक्षण देगी कि नहीं देगी, इसका कोई स्पष्ट अभी तक दिशा निर्देश नहीं आया है। तो जब स्पष्ट दिशा निर्देश है ही नहीं तो हम प्रमोशन के भरोसे क्यों बैठे भाई? हमारा 6000 सीट है तो हम 6064 सीट में ही अपना सीट क्यों नहीं रिजर्व कर लें? और पूरा आशा और उम्मीद है कि जब जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो लोग तो निकालेंगे ही एग्ज़ाम। बाकी आप जैसे PDF पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 4 तक, आज उसका हम लोग प्रिंटेबल PDF बना रहे हैं। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं प्लीज़। आप लोग रोज़ हमेशा दो घंटे परेशान करते, सर यूनिट 3 तक दे दिए, यूनिट 4 कब देंगे? तो साथियों थोड़ा सा हम लोग की टीम नई है इस क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद हम लोग मैदान में डटे हुए हैं। हर तरह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी जो इसमें गड़बड़ी होती है, कभी कंप्यूटर में गड़बड़ी होती है। हम लोग का 30,000 रुपया वाला माइक ख़राब हो गया। मतलब हम लोग जो है परेशान ही हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने में हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर के आते हैं। लाख परेशानियां हैं सिर पर, लेकिन हंसते हुए आपके सामने में
आते हैं, पढ़ाते हैं, इसीलिए निवेदन करते हैं कि धैर्य से रहिए हम लोग के साथ, हम लोग आपको बहुत साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कितने लोग जुड़े हैं? चलिए 34 लोग हैं जुड़े हुए। ठीक है, 70-72 लोग थे, आज 34 लोग ही हैं। संजीव कुमार राय, प्रणाम सर। जितेंद्र मिश्रा जी, हाँ सर डिटेल में बताएं। भूषण क्लासेस, सुधीर कुमार, धन्यवाद सर। प्रवीण त्रिपाठी जी, हाँ सर कीवर्ड लाने वाले थे सर, लेकिन हमको लगा कि इसमें अनुच्छेदों का भरमार है, तो इस अनुच्छेद वाले को क्लियर कर देते हैं, फिर कीवर्ड आपको बताएंगे। उसका तैयार हो चुका है, निश्चित रूप से आपने याद दिला करके बहुत अच्छा काम किया है सर। तो ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं सर, हम लोग कर लेंगे मैनेज, उसको जल्दी ही उसको लेकर के हम आएंगे सीरीज को सर। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। तो अनुच्छेद 28(1) क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 28(1) कि पूर्ण रूपेण राज्य कोष के अलावा पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 28(2) कहता है कि राज्य द्वारा शासित परंतु न्याय अथवा कल्याणार्थ स्थापित शैक्षिक संस्था में धार्मिक उपदेश प्रदान करने की अनुमति होगी। शैक्षिक संस्थाओं में अवसरों के समानता की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे कायम रखने का अधिकार होगा। कितना सुंदर बात है ना। शैक्षिक संस्थाओं में अवसरों की समानता, मतलब जहाँ जैसे BHU जैसे संस्थान में हम लोग गए थे, तो हम तो आपको बताए ही थे अपनी कहानी कि हमको भागलपुर यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन टेस्ट जब हुआ तो वहाँ BHU ने हमको सेलेक्ट कर लिया। तो हमने वहाँ जा कर के लिंग्विस्टिक्स से, भाषा विज्ञान से हमने क्या किया, तो MA किया। फिर MA हमने किया इंग्लिश विषय से, साहित्य से किया, भाषा विज्ञान से किया, और उसके बाद जो है इग्नू हिंदी MA इन हिंदी फ्रॉम इग्नू और MEd। ठीक है, तो भारत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे कायम रखने का अधिकार होगा। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके थे, है ना। और क्या निर्देश है? मातृभाषा में शिक्षा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी दार्शनिक थे, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हों, चाहे पाश्चात्य या वेस्टर्न फिलोसफर हों, तो उन लोगों की जब बात करेंगे बंधु, तो वो लोग, उन लोगों ने भी कुछ को छोड़ दिया जाए, उन लोगों ने भी कहा है कि मातृभाषा में जो शिक्षण है वो काफ़ी इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव है, काफ़ी, है ना, इफेक्टिव है, वो काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी जो है इम्प्रेसिव है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पहले भी जो फिलोसफर थे उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि मातृभाषा के द्वारा ही जो है किसकी पढ़ाई हो, तो मतलब प्राइमरी, प्री प्राइमरी, मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई जो है इसी स्तर में मातृभाषा में ही हो, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 26(1) क्या कहता है कि नागरिकों का कोई समूह जो भारत या इसके क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं तो उनकी निश्चित भाषा, लिपि, संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। और 350 तो आपको पढ़ा ही दिए थे हम इसके पहले, है ना। अब स्त्री शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो वर्तमान में देश ने पुरुषों तथा महिलाओं की शिक्षा के मध्य कमी का अनुभव किया है, ये पुरानी बात हो गई। अब ठीक है रेशियो, और ख़ास करके अब देखिए बिहार में तो स्त्री शिक्षा के ही वजह से जो है क्या हुआ है कि स्त्रियां जो हैं, आज देखिए प्रत्येक स्कूल में स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या जो वो ज़्यादा हो चुकी है पुरुष शिक्षकों की तुलना में। हम लोग के स्कूल में तो खैर ऐसा ही है, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल में हमने देखा है इनको इतना आरक्षण है, एक तो सामान्य वर्ग में ये ले ही लेती हैं। ऐसा नहीं कि हमको किसी से जलन है, उनके इससे जलन नहीं है, हम बता रहे हैं कि सामान्य बन करके तो ले ही ले रही हैं, बाकी उनका जो कैटेगरी है, कैटेगरी में भी वो आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से स्त्री शिक्षा का पर भी जो है इसमें बल दिया गया है, और इसमें देखा गया है कि व्यापक रूप से जो है उन्नति भी हुई है इसमें, है ना। और बालिकाओं की शिक्षा बालकों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण समझी गई। और लोग कहते भी हैं, बहुत लोग, आप लोग भी कहते होंगे कि बालक एक घर को रोशन करता है शिक्षा प्राप्त करने के बाद, लेकिन बालिकाएं 2 घर के चिराग को रोशन करती है, ठीक है।
और अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक या समूहों से केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15(3) कहता है, अनुच्छेद का भरमार है इसमें, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करे। कोई जो है राज्य की महिलाओं और बच्चों को जो है ना उनका विशेष उपबंध करने से नहीं रोक सकता है। मेरे शिक्षक बंधुओं, 2-4-5 मिनट की देरी हो जाती है बंधु, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आज जो क्लास प्रारंभ करने वाले हैं वो यूनिट 5 का, आप देख सकते हैं सिलेबस भी, आपने सामने सिलेबस भी रखिए, असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति। और इसमें आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे एकल शिक्षकीय स्कूल विद्यालय है ना, और ग्रामीण विद्यालय और शहर का विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और मतलब सरकारी विद्यालय, और सबसे लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इन सबों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बंधु हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोग जितना जल्दी जुड़िएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और चूँकि बात यह है कि मतलब ये यूनिट 5 आज लास्ट होने वाला है और शिक्षा के अधिकार वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको ये भी हम बताए थे कि ये यूनिट 5 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें अनुच्छेद बहुत सारा है। आप पिछला हेडमास्टर वाला 2022 में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन उठा के देखिए, इस चैप्टर से यूनिट 5 से और कोठारी आयोग से बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ऑलरेडी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, आप लोग इसको देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। इसको हमने जो है कोशिश किया है कि आपको मैं समझा दूं किस तरह से, तो फिगर बना करके, ठीक है ना। तो देखिए, असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति की जहाँ तक बात है मेरे बंधु, तो असमानता आपको पता होगा कि जीवन के हर एक क्षेत्र में है ना। आपके मित्र भी अगर आपके साथ है तो हो सकता है उनका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, आपका बैंक बैलेंस कम हो, ऐसा हो सकता है ना। वो हो सकता है कोई निर्धन हो और कोई बहुत अमीर हो, कोई बहुत पतला हो, कोई बहुत छोटा हो, मतलब मोटा हो, है ना, कोई बहुत लंबा हो, कोई बहुत नाटे कद का हो। तो असमानता जो है हर जगह विद्यमान होती है, ठीक है ना। लेकिन ये असमानता जो है, इसमें जो चर्चा की गई है वो शिक्षा रूपी, शिक्षा में असमानता की बात की गई है कि असमानता किस तरह शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसमें हम देखते हैं कि असमानता जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी स्तर पर विद्यमान होती है और शारीरिक विभिन्नता से प्रारंभ कर, मतलब शारीरिक विभिन्नता तो है ही, असमानता तो है ही, भौगोलिक, निवास, मनोसामाजिक तत्वों तथा मानसिक योग्यता सभी में हम असमानता पाते हैं, है ना। आपके क्लास में कोई छात्र बहुत मजबूत है दिमाग से, कोई जीनियस है, कोई औसत से भी नीचे है, तो वो मानसिक योग्यता में असमान है ना। भौगोलिक रूप की बात करें तो एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ रही होती है, वही यहाँ पर जो है भीषण गर्मी होती है। यहाँ पर सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा होता है, तो चेरापूंजी के मॉनसून मतलब मेघालय के मॉनसून राम नाम के जगह में वहाँ पर भरपूर बारिश होती रहती है। तो वो भौगोलिक असमानता हुआ, कहीं पर्वत पठार है, कहीं समतल मैदान है, वो भौगोलिक असमानता हुआ, है ना। तो ये सब जो है असमानता जो है वो तो है ही। आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसको ख़त्म करना है इस चैप्टर को बंधुओं, है ना। आज का क्लास लंबा होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब हम असमानता की बात करेंगे बंधु, है ना, तो ये असमानता कितने तरह की बात होती है, कितने तरह की होती है। एक होता है प्राकृतिक असमानता, नेचुरल, है ना, गॉड गिफ्टेड असमानता, और दूसरा होता मानव निर्मित, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स ने जो असमानता नामक कूड़ा कचरा फैलाया है वो होता है, ठीक है। प्राकृतिक में क्या होता है, इसमें भौगोलिक होता है, अभी आपको उदाहरण दिए ही थे, है ना, और दूसरा जैविक होता है।
भौगोलिक होता है और जैविक होता है। अब मानव निर्मित क्या है? धार्मिक, है ना। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो पारसी है ना। और एक होता है सामूहिक, है ना। तो धार्मिक और सामूहिक को भी जब बांटेंगे तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर आप देखिएगा कि एक ही समाज में एक व्यक्ति दबंग है, एक व्यक्ति बेहद जो उसके सामने में कमज़ोर है, एक व्यक्ति जो है काफ़ी पैसे वाला है, एक व्यक्ति काफ़ी निर्धन है। भाषा एवं धर्म की बात करेंगे तो आप तमिलनाडु चले जाइएगा तो वहाँ तमिल है, वहाँ पर आप जा कर के रहिएगा तो निश्चित रूप से हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं किसी भी राज्य पर, लेकिन वहाँ पर भाषाई विविधता की वजह से आपको एडजस्ट करने में कठिनाई आएगी। हम कभी प्राइवेट स्कूल में चैतन्य गुरुकुल गोपालगंज में पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पर एक टीचर थे हमारे जॉनसन नाम सर के, वो इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है, केरला के रहने वाले थे। वो बिल्कुल हम लोगों से डिफरेंट दिखते थे, हम लोग उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन भाषा प्रॉब्लम के वजह से, देखिए हम तो इंग्लिश के टीचर हैं, हम तो इंग्लिश के हैं सब्जेक्ट के, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अदर लोगों को भाषा के वजह से बहुत दिक्कत, अंत में उसको छोड़ करके जाना पड़ा। फिर जातियाँ, कोई राजपूत है, कोई जो है हरिजन है, कोई जो है ब्राह्मण है, कोई जो है मतलब कुर्मी है, तो जातियों में भी असमानता है और मनोवैज्ञानिक असमानता भी है। तो ये सारी असमानताओं की चर्चा यहाँ पर की गई है कि इसमें देखिए क्या लिखा है, आप सिलेबस उल्टा के देखिएगा, हम कोई भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ा रहे हैं, जरा सा भी 100% सिलेबस मैच करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें असमानता के प्रचलित रूप की जब बात की गई है तो यही प्रचलित रूप है। अगर कोई बोले ये ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा आपको कि असमानता के प्रचलित रूप निम्नलिखित में से कौन है ना, और दे देगा 3 गो गलत और चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं और पांचवा में दे देगा इनमें से एक से अधिक। तो जब तक इसको पढ़े नहीं रहिएगा तब तक आपसे होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। आगे देखते हैं, आज का वीडियो लंबा होगा इसीलिए थोड़ा सा स्टे करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग जुड़ चुके हैं ना मेरे बंधु लोग, ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हम जो है क्या कर सकें, सभी लोग जुड़ जाइए। हम एक बार चाहते हैं कि आप लोग जो है, जी धन्यवाद सभी लोग जुड़िए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सभी शिक्षक साथियों को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा बैठिएगा टिक करके, है ना, क्योंकि लंबा चैप्टर है, यूनिट 5 ख़त्म भी करना है और मेरा टारगेट है कि 20 मई तक सिलेबस 100% कंप्लीट कर देना है। उसके बाद से 15 दिन तक केवल और केवल MCQ चलेगा, एकदम घिना करके, एकदम ज़बरदस्त तरीके से MCQ चलेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि समाज में असमानता, है ना, समाज में असमानता क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति की बात की गई है, ठीक है। तो समाज में असमानता किस प्रकार की है? तो देखिए विद्यालयों में सचेतन और अचेतन, चूंकि शिक्षा से रिलेटेड है यह असमानता, इसीलिए विद्यालय की बात की गई है। शिक्षा में सचेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के भेदभाव कई रूपों में विद्यमान है। और ये भेदभाव किन किन रूपों में है? तो अधिगम के अर्जन, अधिगम मतलब लर्निंग, अर्जन मतलब प्राप्त करना, तो अधिगम के अर्जन मतलब लर्निंग प्रोसेस में भी असमानता है। शैक्षिक उपलब्धियों में भी असमानता है। शैक्षिक अपेक्षाओं तक अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और शिक्षा में असमानता सामान्यतः समूहों से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि शिक्षा में असमानता सामान्यतः समूहों से जुड़ी हुई है, जो अपनी जाति, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, लैंगिक भावना तथा नियोग्यताओं से संबंधित भेदभाव से पीड़ित हुई है। इतनी चीज़ों में असमानता होती है विद्यालय में, है ना। समाज में असमानता, समाज कहाँ है, विद्यालय कहाँ है, वो भी तो समाज का ही एक अंग है ना, तो इसीलिए कहा गया है, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की जब बात करेंगे, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की, तो याद रखिएगा कि आपके ही, अभी जस्ट हमने बताया था कि आपके ही गांव में कोई 125 करोड़ की संपत्ति वाला है और कोई जो है बेहद निर्धन है, तो वहाँ पर जो मतलब दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है,
निश्चित रूप से ये असमानता जो है कई प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करेगा। जो गरीब व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से कई प्रकार से प्रभावित करेगा, प्रताड़ित करेगा एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पर जो विद्यालयी शिक्षा होगी, तो एक करोड़पति अरबपति के घर में जो शिक्षा होगी वो किस तरह की होगी, और एक निर्धन परिवार के घर में यदि शिक्षा का दीप जलाना हो तो वो किस प्रकार का होगा, आप इसका इमेजिनेशन स्वयं कर सकते हैं। बंधु, ये तो हम आपको नोट्स दे ही देंगे, ये समझा रहे हैं जो हमको समझ में आया है। बाद बाकी आप नोट्स देख करके तब पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स पूरा दे देंगे, आप अपना इसको एडजस्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में यही चीज़ है कि समाज में रहने वाले लोग उनकी आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता जो है ये किस प्रकार से उस समाज के लोगों को प्रभावित करती है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक असमानता। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए ना कि तमिलनाडु चले जाइए या आंध्र प्रदेश चले जाइए, बिहार चले आइए, राजस्थान चले जाइए, है ना, वहाँ की सांस्कृतिक जो असमानता है उससे शिक्षार्थी कई तरह से, है ना, क्या हो सकते हैं, और लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि, है ना, हमने आपको क्लियर किया था, क्या हमने क्लियर किया था शिक्षक बंधु, कि यदि आप यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट फ़ोन की, वो बीएससी नर्सिंग कर रही है आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से। वो कहती है कि सर हम आकर के यहाँ पैसा दे करके फंस गए, फ़ी भले ही कम लगा लेकिन यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 80% वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो तेलुगु भाषा बोलते हैं, और टीचर जो है जब इंग्लिश बोलते हैं तो तेलुगु वालों को प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, तेलुगु में पढ़ाइए। तो वहाँ पर आपको शिक्षा में लेने में प्रॉब्लम हुई ना। जो बाहरी लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको वहाँ पर तो दिक्कत हुई ना। तो ये सांस्कृतिक असमानता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और पारिवारिक कारण की जब बात करेंगे बंधु, तो पारिवारिक कारण जो है वो भी आपके शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। जिस घर में कलह की स्थिति हो, जिस घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, उस घर में आप सोच सकते हैं कि शिक्षा का वातावरण किस प्रकार होगा। ये पारिवारिक कारक हो गया, है ना। आप स्वयं पढ़ेंगे बंधु इसको, हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम तो केवल एक तरह से समझिए कि दिशा निर्देश हम दे रहे हैं आप सभी शिक्षक बंधुओं को, स्वप्रेम दिशा निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको पढ़ाने नहीं आए, इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम गुरुजनों को पढ़ा सकें। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने में असमानता की बात करेंगे तो इसमें पाठ्यक्रम से भी संबंधित बातें हैं, ठीक है। अकुशल शिक्षक यदि मिल जाए तो वो क्या करता है, वो अनिच्छापूर्वक या अप्रभावी ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करता है। अब सोचिए कि जो ठेकेदारी किया सब दिन, अब वो आकर के जो है, आपको पता है ये कैसे कैसे शिक्षक बहाल हो जाते हैं, हम बताना नहीं चाहते। अब वो ठेकेदारी सब दिन किया है और वो किसी तरह से शिक्षक बन गया है, ठीक है। हम सबों की बात नहीं कर रहे हैं, दिल पर नहीं लेना है इसको। अब उसको पढ़ाने दीजिएगा तो वो क्या करेगा, वो दिन कट्टू मास्टर तो बनेगा ही ना। तो ये असमानता भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी मेरा उद्देश्य किसी को क्षमा पहुंचाना, मतलब दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और मूल्यांकन में असमानता की जब बात करेंगे तो परीक्षण करने, जांच करने में या किसी अन्य प्रकार के मूल्यांकन में, मतलब परीक्षण, निर्माण, विषय वस्तु, भाषा चयन तथा नियोगिता कारण विद्यार्थी समस्या का, है ना, अनुभव कर सकते हैं जो उनकी निष्पत्ति को कम कर सकते हैं। और भाषायिक असमानता, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसके वजह से विद्यार्थी बहुत पीछे रह जाते हैं। अब मेरे बंधुओं, आप चैप्टर को मिलाते जाइएगा, उसका एक भी कोना यूनिट 5 का हम छोड़े नहीं हैं। आप सिलेबस सामने रखिए बगल में, या तो प्रिंट आउट करवा करके, हम जो बता रहे हैं वो चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ को हम अनटच्ड नहीं छोड़े हैं, ठीक है। विद्यालयों में असमानता की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की बात करेंगे, है ना। विद्यालयों में असमानता, यहाँ पर देखेंगे हम कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण राज्य के सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त और केंद्रीय
विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 3, 5, 8, 10 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा बंधु, कुछ दिन पहले जो है एक टीम आई थी केंद्र से और उसने पूरे स्कूल में एग्ज़ाम लिया था 1 से लेकर के शायद 9 तक का, 3 से लेकर के 9 तक, आपको याद होगा, याद है ना। तो वो कौन थे? वो यही लोग थे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण वाले लोग ही थे, उन्होंने ही ये काम किया था। ठीक है, अब देखिए कक्षावार असमानता की बात करेंगे तो विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए योग्यता अंक 41 से 65% के बीच पाया गया है ना। कक्षा 3 में स्कोर 61 से 65 के मध्य था और कक्षा 5 में घटकर 57 से 62% हो गया। कक्षा 10 में 41 से 55% तक कम हो गया। ये कक्षावार असमानता की बात हो रही है। इस प्रकार उच्च कक्षाओं में योग्यता अंक धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया। तो सर्वेक्षण के अनुसार उच्च कक्षाओं में कम योग्यता अंक के साथ ही गणित और विज्ञान जैसे विषयों में कम अंक बड़ी चुनौतियां हैं, है ना। ये इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि गणित और विज्ञान विषयों पर ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। देखिए अन्य विषमताओं की जब बात करेंगे, आप देखेंगे सिलेबस में, तो अन्य विषयों में शहरी क्षेत्रों के स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के बारे में भी कहा गया, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो हमने उसको तैयार किया है कि रिपोर्ट क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों की योग्यता स्तरों में गंभीर असमानता विद्यमान है। यह असमानता उच्च वर्गों के साथ बढ़ती हुई देखी गई। अब शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको वो ज़्यादा योग्य क्यों हो जाते हैं? इसका कारण ये है कि वो पर्सनल ट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, निजी जो वो कक्षा लेते हैं, इस वजह से उसमें बहुत बड़ी असमानता हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी वो कंप्लीटली पूरी तरह से विद्यालय पर निर्भर रहते हैं या ग्रामीण शिक्षक के निर्भर रहते हैं और एक ही ग्रामीण शिक्षक जो है करीब करीब सभी विषयों को डील करने का प्रयास करता है। मैं उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, योग्य हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आई स्पेशलिस्ट है तो वो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसको हम अगर किडनी का ऑपरेशन करने दे देंगे तो आंख छील करके किडनी में लगा देगा, पता चला हम लोग उधर से देख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए, है ना। ये गंभीर असमानता है, उसका रीज़न क्या हुआ बता ही दिए, है ना। आगे है कि इसी प्रकार सामाजिक वर्ग समूहों यानी सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मध्य भी क्षमता स्तरों में असमानता विद्यमान थी। ये होता ही है। आप चले जाइए, आप मतलब वैसे एरिया में जो आदिवासियों के एरिया है वहाँ पर आपको शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन दिखाई देगा, है ना। और वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों की निम्न योग्यता स्तर एक प्रमुख चिंता है। वंचित समाज के लोग कौन है? आदिवासी लोग वंचित समाज के ही लोग हैं, ठीक है। उनको बहुत बढ़िया सुविधा अभी भी आज के भी डेट में नहीं मिल पाया है, तो उनके स्तर में जो योग्यता है वो काफ़ी निम्न स्तर पर है। ये प्रमुख चिंता का विषय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी कक्षाओं में छात्राओं का औसत योग्यता अंक की तुलना में अधिक पाया गया। छात्राओं का औसत जो है ना योग्यता अंक छात्रों की तुलना में अधिक पाया गया। करना वजह क्या है कि लड़कियां बेचारी तो अधिकतर समय घर में बिताती हैं, वो किताब पढ़ते रहती हैं, तो योग्यता उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। लड़के बेचारे तो बहुत कम रहता है, उनको बहुत भयानक बोझ रहता है, उन पर पूरे परिवार का बोझ रहता है ना। मतलब उनको फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है उनको, है ना, आईडी बनाना है, स्कूटी के पीछे उनको भागना भी है ना। तो ये बहुत सारे काम होते हैं बेचारों के ऊपर। तो योग्यता अंक जो है छात्राओं का ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हालांकि पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। इस बार बिहार बोर्ड के टॉपर बॉयज़ लोग ही हुए हैं, वो तो आपसे मजाक किए थोड़ा सा हम, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल, ये भी टॉपिक है। इसको देखिए कि सरकारी स्कूलों बनाम निजी स्कूलों के प्रदर्शन को NAS में सबसे महत्वपूर्ण आकलनों में से एक माना जाता है। इन स्कूलों में योग्यता का स्तर काफ़ी भिन्न था। आपको पता है ना, भिन्न तो होगा ही, लेकिन बंधु आप सोचिए इस बात को कि इसका क्या वजह हो सकता है कि आप लोग हम लोग BPSC टेट एग्ज़ाम ये वो फलाना ढिमका पास करके आए
और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और सरकारी विद्यालयों में तो हमने निजी विद्यालयों में तो हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे शिक्षक लोग बीएड भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ के बच्चे पता नहीं क्यों तेज़ तर्रार हो जाते हैं, जानकारी नहीं है हमको, लेकिन ऐसा कुछ है, आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के छात्रों के बीच उच्चतम योग्यता अंक पाए गए, लेकिन निजी स्कूलों के छात्रों में कक्षा 5 और कक्षा 8 में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि केंद्र सरकार के स्कूली छात्रों ने कक्षा 10 में उच्चतम योग्यता स्तर दर्ज किया। और एनएएस यह भी प्रमाणित करता है कि शिक्षा के मामले में निजी स्कूलों के बेहतर होने की सामान्य धारणा गलत है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार के स्कूली छात्रों ने अपनी सीमाओं के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, ये भी बात तो सही ही है, ठीक है ना, कि निजी स्कूल वाले हम ज़्यादातर देखे हैं, हम तो चूँकि डीएवी में भी पढ़ाए हैं और चैतन्य गुरुकुल जैसे स्कूल में भी पढ़ाए हैं, तो हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि सरकारी विद्यालयों में, हम भी सरकारी विद्यालय के ही छात्र हैं और आप सब में से भी अधिकतर लोग जो है वो सरकारी विद्यालयों के ही छात्र होंगे। आज आप में से कुछ लोगों ने बीपीएससी किया है ना, कुछ लोगों ने पीटी मेंस भी निकाला होगा बीपीएससी यूपीएससी का, वो लोग भी है यहाँ पर। तो मतलब कम सुख सुविधा के बावजूद भी इन लोगों ने सफलता का परचम लहराया है ना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, उसी में आपको अगला चैप्टर मिलेगा यूनिट 5 में, एकल शिक्षकीय स्कूल। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, इसको आप टिक करिएगा, आप पेन पेंसिल लेकर के बैठा करिए, है ना, तभी जो है देखिए एक शिक्षक तो है आजीवन विद्यार्थी रहता, आपको पता होगा, है ना, आजीवन विद्यार्थी रहेंगे आप, तभी जो है आप बच्चों के बीच में लोकप्रिय हो पाएंगे। तो देखिए, एकल शिक्षकीय स्कूल के कहने का ही मतलब है कि एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले विद्यालय है। ये कॉन्सेप्ट कब आया, इसका पूरा डिटेल हम दिए हैं। इसको हम इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि हम इसको देख लिए कि मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम होता है आपका, हरियाणा वाला जो एग्ज़ाम होता है टीचर वाला, उसमें जो मतलब बीएड से क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 2 क्वेश्चन, और राजस्थान वाला जो टीचर टेस्ट होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत जो टीचर का टेस्ट होता है, वहाँ पर भी इससे 2 क्वेश्चन हम देख लेते। मेरा माथा ठनका कि जरूर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इससे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिएगा मेरे बंधुओं, एक विद्यालय एक शिक्षक, एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले विद्यालय है जो विगत कई वर्षों से भारत के, देखिएगा क्या है, यहीं से प्रश्न उठ सकता है कि उपेक्षित का मतलब क्या होता है, जिसकी हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, है ना, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उपेक्षित और आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत के वनवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में हजारों एकल विद्यालय चल रहे हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में शिक्षा के महत्व को समझने वाले हजारों संगठन इसमें सहयोग दे रहे हैं, है ना। भारत के वर्तमान में 65,000 गांवों के 26 लाख वनवासी बच्चों को एकल विद्यालय फाउंडेशन मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। कितना सुंदर बात है ये, इसको हम घेर देते हैं इस लाइन को, है ना। बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं एकल विद्यालय फाउंडेशन वाले, है ना। यहाँ बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गों को स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। देखिए कितना बढ़िया चीज़ है कि उपेक्षित वर्गों के लिए स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। बंधु, जिसका पेट भरा रहता है उसको भोजन सब कराता है, भूखे को जो भोजन कराता है, आशीर्वाद तो ओरिजिनल वहीं से निकलता है। और यही काम जो है कौन कर रहे हैं, एकल विद्यालय समिति जो है इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दे रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है उनको स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है उस फाउंडेशन के द्वारा। सराहनीय है, इसके लिए मैं तालियां बजाता हूं। चलिए आगे देखिए, कार्य पद्धति की बात करते बंधुओं। इसके कार्य करने की जो पद्धति है एकल शिक्षकीय विद्यालयों की, वो क्या है।
तो इस योजना का वैशिष्ट यानी स्पेसिफिकेशन यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित ग्राम के एक शिक्षित युवक युवती को शिक्षक या आचार्य के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में संभावित आचार्य न केवल शिक्षण कला का ही ज्ञान कराते हैं वरन अन्य बातें जैसे प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों को संस्कार संपन्न बनाना, खेल कूद कराना आदि के बारे में भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों में गांव के, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इन विद्यालयों गांव में लगभग 30-40 बच्चे हंसी खुशी और खेल कूद के वातावरण में अनौपचारिक रीति से कक्षा 3 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, जिसके पश्चात इन बच्चों को नियमित विद्यालयों में भर्ती करा दिया जाता है। बहुत सराहनीय काम, रियली में मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि जिस काम को सरकार नहीं कर पा रही है उस काम को एक समिति, एक फाउंडेशन अपना जो है कि बना करके उस काम को करा रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको ये जान करके एकल शिक्षकी नीति के बारे में। चलिए आगे देखते हैं बंधुओं, एकल विद्यालय की स्थापना, पाठ्यक्रम का चयन कि उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, स्कूल का समय और शिक्षक के चयन तक में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है और बच्चों में शिक्षा की रुचि उत्पन्न करने के लिए फाउंडेशन स्थानीय भाषा में ही, आदिवासी भाषा में ही शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्थानीय समुदाय में से शिक्षक का चयन किया जाता है ताकि बच्चों की भाषा, संस्कृति, परंपरा का उन्हें ज्ञान हो। बहुत बेहतरीन प्रयास। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या दिया जाता है, बुनियादी शिक्षा, जीने के तौर तरीकों के बारे में भी बताया जाता है ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना, है ना, पैदा हो और ग्रामीण जीवन स्तर से ऊपर उठकर वे उच्च शिक्षा हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। चलिए बंधु मेरे, थोड़ा सा पानी पे लाइएगा श्रवण बाबू। अच्छा पानी है, चलिए एक मिनट। हमारे टीम के अन्य मेंबर भी आ चुके हैं आपका क्लास लेने के लिए। ये तो हम नहीं कहेंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपका क्लास लेने के लिए आ चुके हैं, जानकारी देने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। गर्मी भीषण हो गई बंधु, और करें क्या पंखा भी नहीं चला पा रहे हैं, जो कि पंखा चलने का मतलब हो जाएगा जानते हैं, पसीना से मतलब फिर आवाज़ आ जाएगा, ये माइक कैच कर लेता आवाज़। हम लोग का 30,000 का माइक ख़राब हो गया, जिसमें कि जो है ना ये था 30,000 रुपये वाला माइक था, वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके संस्थापक, प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक देखिए बंधु, ये जो लिया गया है ये इंटरनेट सोर्स है, ठीक है ना, आपको हम पहले ही बता देते हैं, ये इंटरनेट सोर्स से लिया गया है, आपसे हम छुपाते कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि आपको हम समझा सकें और मुख्य तथ्य इसका बता सकें, ठीक है। तो संस्थापक का नाम जो है रमेश शाह है और रजिस्टर्ड जो है ये 501C3 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये तो खैर नहीं पूछेगा। कार्यालय कहाँ है इसका, वेस्टर्न यूएसए में। कभी अगर इससे प्रश्न पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चूंकि एकल शिक्षकी पद्धति जब पूछा जाएगा तो सबको यही लगेगा कि इंडिया में, लेकिन याद रखिएगा यह ह्यूस्टन यूएसए में है, ठीक है। और मुख्य लोग इसके कौन कौन है ये भी देख लीजिए, रमेश शाह जी, अशोक डांडा जी और विनोद झुंझुनवाला जी, है ना। और सेवा क्षेत्र कहाँ है, कार्यालय भले वहाँ है, सेवा क्षेत्र आपका इंडिया में है। कहाँ है सेवा क्षेत्र, इंडिया में है। चलिए आगे देखते हैं। तो विशेष ध्येय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए विशेष ध्येय है शिक्षा, और लक्ष्य क्या पूछ सकता है, एकल शिक्षकी विद्यालय का लक्ष्य क्या है, यह लक्ष्य लिखा हुआ है लिटरेट इंडिया, भारत को साक्षर बनाओ। और इनका आदर्श वाक्य क्या है ये भी पूछ सकता है कि यदि गरीब बच्चा शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए इस वाक्य को पढ़ करके बंधु जब हम बना रहे थे नोट्स, तो हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, साहित्य वाले लोग हैं ना, साहित्य वाले लोग इमोशनल होते हैं। तो रियली हम इस लाइन को पढ़ करके काफ़ी इमोशनल हो गए, टच फील करने लगे उससे, कि यदि गरीब बच्चा शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो क्या करो, शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुंचा दो। वाह कितना बेहतरीन लाइन, मतलब ये लाइन पर तो हम
100 बार इस पर हम प्यार लुटा दें अपना। तो इसी बात पर आप लोग जो हार्ट वाला बटन है, इस वाक्य के लिए हार्ट वाला बटन एकदम चाँप दीजिए, है ना। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग हार्ट वाला बटन चाँप दीजिए इस लाइन के लिए। और धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जिन्होंने अपने भारतवर्ष को, है ना, साक्षर बनाने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की, है ना। कोटि कोटि प्रणाम उन लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब बंधु, आज का ये लास्ट है, इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार की जब बात होगी तो ये संदर्भ लिया जाएगा 2009 का, और इसी को इम्पोर्टेंट मान के चलिए यूनिट 5 में। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन 2009 ये शिक्षा का अधिकार 2009 ये खास है आपके लिए, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं प्यारे बंधुओं, है ना। तो शिक्षा के अधिकार की जब बात करेंगे तो भारत की संसद ने शिक्षा प्रणाली में गिरावट और खराब शिक्षण परिणामों से निपटने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, है ना। क्यों लागू किया? तो शिक्षा प्रणाली में गिरावट और खराब शिक्षण परिणामों से क्या किया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। ठीक, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। किसका? शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हो गया बेहद इंपॉर्टेंट लाइन। फिर भारत सरकार चाहती है कि प्रत्येक भारतीय बच्चे को लिंग, जाति, पंथ, पारिवारिक आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, है ना। और आरटीई अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था, और इसकी स्थापना के बाद से हमने नामांकन स्तर, समान पहुंच, राज्यों की साक्षरता दर और शिक्षा मानकों में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभाव और उन महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालें जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। आज यूनिट 4 का प्रिंटेबल पीडीएफ सभी लोगों को मिल जाएगा। जो पेड कर चुके हैं उनका ग्रुप बन चुका है, और उनका जल्दी ही ग्रुप डिस्कशन भी चालू होगा। ये भी आपको सूचना दे देते हैं। जिन लोगों ने पे कर दिया है, एक सूचना और, जो पे कर चुके हैं, जिनका नंबर ऐड नहीं किए पेड करने वालों का, वो हमको एक बार हाई करके भेज देंगे, ताकि हम उनको जो है ना पीडीएफ और एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ग्रुप डिस्कशन आप मतलब अवेलेबल करा सके। और मेरे शिक्षक बंधुओं, आपसे हमने सुझाव भी मांगा था कि ग्रुप डिस्कशन का समय क्या होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 3 से 5, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 बजे के बाद। तो आप लोग एक बनाइए कि समय क्या होना चाहिए, फिर हम ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देंगे। 30 प्रश्नों का समूह होगा, 50 अंक वाले बीएड का, और पहले यूनिट वाइज उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। डिस्कशन करते जाएंगे आपसे, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। और जैसे एग्जाम दीजिएगा, आप चूंकि चर्चा कर चुके हैं, भूल भी जाएंगे तो उस समय आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे, खटाक से दिमाग में आ जाएगा, रंग के चले जाइएगा और प्रधानाध्यापक चुटकी बजाते बन जाइएगा। 70 नंबर पार, प्रधानाध्यापक का पद आपके पास, बस यही जानते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं बंधु। आरटीई अधिनियम 2009 है क्या? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 है क्या? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, याद रखिएगा, 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम का भारत में शिक्षा के असफल परिदृश्य को बदलने के लिए एक प्रमुख कदम था। किसी राष्ट्र के उत्थान और बच्चों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। आप किसी गरीब बच्चे की अगर वास्तव में गरीबी दूर करना चाहते हैं तो उसको पढ़ा दीजिए मन से, वो गरीब वो अमीर बन जाएगा, है ना। और विलियम शेक्सपियर ने एक लाइन कहा था, बहुत सुंदर लाइन है, कि इफ यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक, है ना। इफ यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई इन द पॉवर्टी इट्स टोटली योर मिस्टेक। आपने गरीब परिवार में जन्म लिया तो आपकी ये गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीबी में ही मर गए तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने आप को अमीर बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, है ना। ये बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूनेस्को के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 159 देश
9 साल या उससे अधिक समय तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देते हैं और भारत अभी सूची का हिस्सा है। 159 देश 9 साल या उससे अधिक समय तक मुफ्त शिक्षा गारंटी देते हैं और भारत अभी सूची का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा के अधिकार अधिनियम वाले से, ठीक है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड मास्टर साहब लोग, मास्टर साहब पॉइंट टू बी नोटेड, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। पूछ सकता है ये शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, और पूछेगा एकदम 100% गारंटी हम देते हैं। और इसमें गलती करके आएगा जो नहीं क्लास लिया है, जो नहीं पढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें, आज भी है ये नियम, उसको पालन करना पड़ेगा। तो 25% सीटें समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों को रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल प्रवेश के लिए किसी बच्चे या अभिभावक का साक्षात्कार नहीं ले सकते। ये आरटीई नियम के तहत ये आता है ना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये आता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगला देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 उन छात्रों के लिए प्रावधान प्रदान करता है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है कि स्कूलों का किसी बच्चे को प्रवेश देते समय किसी भी कदम पर कोई कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं है और सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को एक स्कूल प्रबंधन समिति बनानी चाहिए जिसमें 75% सदस्य माता पिता या अभिभावकों के जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हों। ठीक है। अगला पीडीएफ है मेरे बंधुओं कि शिक्षा का महत्व की जब बात करेंगे, है ना, तो 159 देश अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और सुधार करने पर ध्यान क्यों दे रहे हैं। हमारी आज़ादी के बाद से भारतीय सरकारों ने विभिन्न शैक्षिक नीतियों और वित्तीय स्थिति पर काम किया। शिक्षा सभी राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और समाज के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसी बीच में एक जानकारी देते हैं, कल संडे स्पेशल में 10 बजे से 50 नंबर का एमसीक्यू होने वाला है, क्लास मिस नहीं करिएगा। एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, 4 ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन। इसीलिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, कल का क्लास एब्सेंट नहीं करिएगा क्योंकि कल संडे है और रात का क्लास हम लोग नहीं ले पाएंगे। हमारी पूरी टीम रात का क्लास नहीं लेगी क्योंकि हम लोग काफ़ी हार्ड वर्क किए पूरे सप्ताह, तो हम लोग को अधिकार है थोड़ा सा रेस्ट लेने का। लेकिन कल 10 बजे जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शिक्षा कैरियर विकास और जीवन में स्थिरता के अवसर प्रदान करती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कॉलेज की डिग्री आपके विषयों का ज्ञान, उच्च वेतन वाली नौकरियां पाने की संभावना को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय सुरक्षा मिलती है ना। आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री प्राप्त किए हैं, नौकरी लिए हैं, तो आप वित्तीय रूप से बिल्कुल समर्थ हैं, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को कम करती है और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का उत्थान करती है। शिक्षा अपराध को कम करती है और हमारे समाज को अधिक सुसभ्य सुसंगठित बनाती है। ठीक है। और क्या है, शिक्षा आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल में सुधार करती है। आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका शिक्षा है। आपके दृष्टिकोण को बदलने का सबसे बेहतरीन हथियार शिक्षा है और आपकी भावनाओं या विचार को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, इसको मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, शिक्षा। मतलब शिक्षा रामबाण है। रामबाण का इंग्लिश क्या होता है पता है, पेनिशिया। हर रोगों की एक दवा कहते हैं रामबाण, है ना, तो पेनिशिया है। अब लास्ट चल रहा है, 2 पेज बचा हुआ है, थोड़ा देर और धैर्य के साथ रहिए। बेहतर बुनियादी ढांचा या मानदंड। अब बकबक नहीं करते हैं ज़्यादा इधर उधर की बातें। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, सर आप कुछ ज़्यादा इधर उधर की बातें कर लेते हैं, सिलेबस है ना ज़्यादा है, टाइम कम, इसीलिए अब हम बोलना छोड़ दिए हैं ज़्यादा। ठीक है। देखिए, आरटीई अधिनियम धारा 19 इन मानदंडों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है। क्या पहला पॉइंट देखिएगा, ए भैया पहला पॉइंट देखिएगा, याद रखिएगा कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 हो, मतलब 30 बच्चे पर 1 शिक्षक हो। दूसरा,
सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में विकलांग छात्रों के लिए रैंप होना चाहिए, है ना। रैंप मतलब कि वो उस पर चल सके, बैठ सके, उनको घुड़का के ले जाया जा सके। विद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। छात्रों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, है ना। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सभी स्कूलों में से केवल 13% ही आरटीई मानदंडों का पालन करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं, और धन की कमी, खराब प्रबंधन, ये चुनौतियां हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको पढ़ाई दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% कोटा, ये तो आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए, ये 25% आरक्षण जो है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। 25% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, EWS, है ना, EWS मतलब हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और वंचित समूहों के सामाजिक एकीकरण का प्रयास करता है। स्कूल परिसर एक तटस्थ स्थान होना चाहिए जो सभी बच्चों के एक साथ सीखने और बढ़ने का स्वागत करता है। तो इस तरह से बंधु यूनिट 5 हो गया कंप्लीट। यूनिट 4 का आज सभी को मिल जाएगा PDF, आज नहीं, कल सुबह मिल जाएगा PDF आपके HM वाले ग्रुप में, जो स्पेशल ग्रुप है उसमें। ठीक है, तो अब लेते हैं आपसे विदा। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे जो श्रवण सर हैं, सामाजिक विज्ञान वाले सर, वो आ चुके हैं स्टूडियो में। अब वो मतलब क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, 9 बजे से क्लास आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो लेते हैं विदा, और कल 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि कल 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। कहाँ से? तो 50 ऑब्जेक्टिव मतलब 50 मार्क्स वाला B.Ed के सिलेबस से 50